चलिए आज एक ऐसी कहानी और विचारों की दुनिया में चलते हैं जो एक बहुत ही सीधे, एक बहुत ही सरल सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा। तो इस रहस्य में थोड़ा और गहरा उतरा जाए। जरा सोचिए, एक 14 साल की लड़की है सोफी। स्कूल से घर लौटती है और उसे अपने मेल बॉक्स में एक सादा सा लिफाफा मिलता है। अंदर कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, बस 3 शब्द लिखे हैं, तुम कौन हो। बस यही एक छोटा सा सवाल सोफी की साधारण सी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। अभी सोफी पहले सवाल के बारे में सोच ही रही थी कि एक और लिफाफा आ जाता है, और इस बार सवाल और भी बड़ा है, ये संसार कहां से आया। ये 2 छोटे छोटे पत्र सोफी की दुनिया को पूरी तरह से बदलने वाले थे और उसे एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाले थे जो हजारों साल पुरानी है, फिलॉसफी के इतिहास से जुड़ी हुई। तो ये जो रहस्यमयी सवाल थे, ये आखिर थे क्या? ये सिर्फ कोई पहेलियां नहीं थी, ये तो फिलॉसफी की, मतलब दर्शन की बिल्कुल बुनियाद थे। ये हमें उस कला से मिलवाते हैं जिसे हम शायद बड़े होते होते भूल ही जाते हैं, सवाल पूछने की कला। असल में फिलॉसफी कोई बहुत मुश्किल या कोई बोरिंग एकेडमिक चीज नहीं है। ये तो हमारी अपनी एक नेचुरल इंसानी जिज्ञासा है। ये मानने से इनकार कर देना है कि चीजें बस जैसी हैं वैसी हैं। ये हर चीज के पीछे क्यों पूछने की हिम्मत है। एक तरह से सोचें तो हम सब पैदाइशी दार्शनिक होते हैं। एक बच्चा जो लगातार पूछता है आसमान नीला क्यों है या पेड़ क्यों उगते हैं, वो असल में वही कर रहा है जो महान दार्शनिकों ने सदियों से किया है, दुनिया को एक अचरज के साथ देखना। इस आइडिया को समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार मेटाफर है। सोचिए कि पूरा ब्रह्मांड एक जादूगर की टोपी से निकला एक बहुत बड़ा खरगोश है। हम सब उसके नरम आरामदायक बालों में कहीं बहुत गहरे बसे हुए हैं। लेकिन दार्शनिक वो इंसान है जिसे बेचैनी होने लगती है और वो उस आराम को छोड़ देता है। वो बालों के बिल्कुल किनारे तक चढ़ता है और टोपी के किनारे से बाहर झांकता है, उस विशाल रहस्य को देखने की कोशिश करता है जहां से हम सब आए हैं। तो सवाल ये है कि ये सवाल पूछने की हिम्मत सबसे पहले की किसने? देखिए, इतिहास में एक ऐसा टाइम था जब दुनिया को मिथकों और देवताओं की कहानियों से समझाया जाता था, लेकिन फिर कुछ लोगों ने सोच को चुनौती दी और प्रकृति में ही जवाब तलाशना शुरू कर दिया। ये जो शुरुआती ग्रीक थिंकर्स थे, उन्होंने हर चीज के लिए एक ही प्राकृतिक स्रोत खोजने की कोशिश की। जैसे थेल्स ने कहा कि सब कुछ पानी से बना है। एनेक्सिमेंडर ने एपिरॉन की बात की, मतलब कोई ऐसी असीम अनिश्चित चीज जिससे सब कुछ पैदा होता है। और एनेक्सिमेनीज ने हवा को ही मूल तत्व मान लिया। अब हो सकता है ये जवाब आज सही ना लगे, लेकिन जरूरी बात यह थी कि उन्होंने जवाब प्रकृति में ढूंढा, मिथकों में नहीं। और यहीं से फिलॉसफी में बहस का जन्म होता है। एक तरफ थे हेराक्लाइटस, जिन्होंने कहा कि सब कुछ लगातार बदल रहा है, चेंज ही एकमात्र सच है। तो दूसरी ओर पार्मेनिडीज का मानना था कि असल में तो कुछ बदलता ही नहीं है, बदलाव तो बस एक धोखा है, एक भ्रम जिसे हमारी इंद्रियां महसूस करती हैं। सच्ची रियलिटी तो स्थिर है, वो कभी नहीं बदलती। सोचिए, एक ही चीज पर 2 बिल्कुल उल्टे विचार। तो दुनिया एक चीज से बनी है या कई चीजों से? एम्पेडोक्लीज ने एक हल पेश किया। उन्होंने कहा कि दुनिया 4 बेसिक एलिमेंट से बनी है, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। और इन एलिमेंट्स को 2 ताकतें एक साथ लाती हैं या अलग करती हैं। एक है प्रेम, जो उन्हें जोड़ता है, और दूसरी है घृणा, जो उन्हें अलग करती है। और फिर एक ऐसा आइडिया आया जो अपने वक्त से हजारों साल आगे था। डेमोक्रिटस ने कहा कि हर चीज छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बनी है, जिन्हें उसने एटम कहा। कितना मॉडर्न लगता है ना ये विचार। उन्होंने कहा कि ये एटम हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, बस अलग अलग तरीकों से जुड़ते और अलग होते रहते हैं, और इसी से दुनिया की सारी चीजें बनती हैं। जहां ये शुरुआती दार्शनिक यूनिवर्स के मैटर को समझने की कोशिश कर रहे थे, वहीं अब विचारों का सेंटर एक नए सवाल की ओर मुड़ने वाला था। इस यूनिवर्स में इंसान होने का क्या मतलब है? और इस बदलाव का केंद्र था प्राचीन एथेंस, जहां 3 महान विचारकों सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने वेस्टर्न फिलॉसफी की दिशा ही हमेशा के लिए बदल दी। सबसे पहले आए सुकरात। उनका मानना था कि सच्ची बुद्धिमानी ये मानने में है कि हम कितना कम जानते हैं।
उन्होंने लोगों को अपने विश्वासों पर सवाल उठाने, अपनी जिंदगी को जांचने और नैतिकता को सबसे ऊपर रखने के लिए कहा। उनके लिए सबसे जरूरी सवाल यही था कि एक अच्छी जिंदगी कैसे जी जाए। उनका एक मशहूर कोट भी है, बिना जांचा परखा जीवन जीने के लायक नहीं है। सुकरात के स्टूडेंट थे प्लेटो। उनका मानना था कि ये फिजिकल दुनिया जिसे हम देखते हैं वो सिर्फ एक परछाई है, एक अधूरी कॉपी। असली रियलिटी तो एक परफेक्ट विचारों की दुनिया में है, जहां हर चीज का एक आइडियल फॉर्म मौजूद है। लेकिन प्लेटो के स्टूडेंट अरस्तु इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा, नहीं, असली दुनिया यही है जिसे हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। ये एक ऐसा बुनियादी मतभेद था जिसने आने वाली सदियों की सोच को दिशा दी। प्राचीन ग्रीस के बाद फिलॉसफी का नजारा थोड़ा बदला। मध्य युग में इन यूनानी विचारों का एक नई और बहुत ताकतवर शक्ति ईसाई धर्म से सामना हुआ, जिससे तर्क और आस्था के बीच एक नया डायलॉग शुरू हुआ। तो कमाल की बात यह है कि ये विचार खोए नहीं। सेंट ऑगस्टीन ने प्लेटो के आइडियाज को ईसाई धर्म में मिला दिया, आत्मा और विचारों की दुनिया पर जोर देते हुए। फिर सदियों बाद सेंट थॉमस एक्विनास ने अरस्तु के तर्क और लॉजिक को ईसाई धर्मशास्त्र के साथ जोड़ दिया और ये तर्क दिया कि आस्था और तर्क एक साथ चल सकते हैं, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। चलिए अब इस पूरी फिलोसॉफिकल जर्नी को लेकर वापस चलते हैं उस लड़की के पास जहां से सब शुरू हुआ था, सोफी। जैसे जैसे वो इन विचारों के बारे में सीख रही है, उसकी अपनी कहानी का रहस्य और भी गहरा होता जा रहा है और उसे यह एहसास हो रहा है कि उसकी दुनिया शायद वैसी है ही नहीं जैसी दिखती है। तो जरूरी बात यह है कि सोफी ने सिर्फ फैक्ट्स नहीं सीखे, उसने दुनिया को देखने का एक नया तरीका सीखा। उसने समझा कि इंसानी इतिहास सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन बड़े बड़े सवालों को पूछने और उनके जवाब खोजने की कोशिश करने की कहानी है जो हम सबसे जुड़े हैं। लेकिन उसकी अपनी कहानी में सवाल तो अभी भी बाकी हैं। कौन है ये रहस्यमयी फिलोसोफर जो उसे ये सब सिखा रहा है? उसका नाम क्या है? वो ये सब कर क्यों रहा है? कहानी का ये रहस्य अभी सुलझा नहीं है। और फिर कहानी में एक और भी अजीब मोड़ आता है। सोफी को ऐसे पोस्टकार्ड्स मिलने लगते हैं जो किसी और के लिए हैं, हिल्डे नाम की एक लड़की के लिए। पर ये पोस्टकार्ड सोफी को क्यों मिल रहे हैं? ये हिल्डे कौन है और उसका सोफी की दुनिया से क्या लेना देना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सोफी की दुनिया और हिल्डे की दुनिया किसी तरह से जुड़ी हुई हैं? और ये हमें आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। जैसे जैसे सोफी अपनी सच्चाई पर सवाल उठाना शुरू करती है, ये कहानी हमें भी खुद से पूछने पर मजबूर करती है। सोफी के सवाल अब हमारे सवाल बन जाते हैं। क्या वो दुनिया जिसमें हम रहते हैं सच में वैसी ही है जैसी दिखती है, या क्या हम भी किसी जादूगर की टोपी में एक खरगोश है? इस पर सोचिए। चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। हम बात करेंगे जिंदगी के सबसे बड़े सवालों की, लेकिन एक बहुत ही अनोखी, एक रहस्यमयी कहानी के जरिए। तो सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, अपनी जिंदगी को कंट्रोल कौन कर रहा है? क्या वो सच में हम हैं या कोई और है, कोई और शक्ति? देखिए, ये सवाल सिर्फ फिलॉसफी का नहीं है, ये सवाल तो हमारे अपने होने, हमारे अस्तित्व का है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे टाइम से जब दुनिया बदल रही थी। हम बात कर रहे हैं रेनेसांस की, एक ऐसा दौर जब सदियों बाद इंसान को ये रियलाइज हुआ कि अरे, इस ब्रह्मांड का सेंटर कोई भगवान नहीं बल्कि इंसान खुद है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। सोचिए, मिडिल एजेस में हर सवाल का जवाब भगवान में खोजा जाता था, लेकिन रेनेसांस ने पूरी सोच का फोकस ही बदल दिया, उसे इंसान पर ले आया। और इसका नतीजा जबरदस्त, आर्ट, साइंस, लॉजिक सब कुछ फलने फूलने लगा और इसी ने मॉडर्न फिलॉसफी के लिए दरवाजे खोले। अब इस नई सोच ने ना फिलोसोफर्स के दिमाग में एक तूफान सा ला दिया। वो पूछने लगे, भाई सच क्या है, और जो हम जानते हैं उस पर यकीन करे भी तो कैसे करे? बस यहीं से शुरू होता है मॉडर्न फिलॉसफी का असली रोमांचक सफर। और इस फिलोसफिकल खोज के जो पहले हीरो थे वो थे रेने डेकार्ट। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी भी कहा जाता है। असल में मैं कौन हूँ, इस सवाल की खोज इन्होंने ही शुरू की थी। डेकार्ट्स एक ऐसे सच तक पहुँचे जिसने फिलॉसफी की दुनिया में जैसे भूचाल ही ला दिया। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ हर चीज पर शक किया जा सकता है, वहाँ यही एक चीज थी जो पक्की थी। एक ऐसी बुनियाद जिस पर ज्ञान की पूरी इमारत खड़ी हो सकती थी। तो सवाल ये है कि वो इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? उन्होंने हर चीज पर डाउट करना शुरू किया। क्या हमारी आंखें हमें धोखा दे सकती हैं? अरे बिल्कुल दे सकती हैं।
क्या सपने एकदम असली लग सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? लेकिन एक चीज है जिस पर शक नहीं किया जा सकता, और वो है शक करने वाले का होना। मतलब अगर कोई सोच रहा है तो ये तो पक्का है कि वो है। और बस यहीं से चेतना यानी कॉन्शियसनेस फिलॉसफी के सेंटर में आ गई। डेकार्ट के इस आइडिया ने फिलॉसफी में एक बड़ी जंग छेड़ दी। दो टीमें बन गईं। एक तरफ थे रैशनलिस्ट्स जो मानते थे कि नॉलेज हमारे दिमाग में पहले से ही है, और दूसरी तरफ थे एम्पिरिसिस्ट्स जिनका कहना था कि नहीं, हम सब कुछ अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो सवाल ये था, ज्ञान अंदर से आता है या बाहर से? तो एम्पिरिसिज्म वाली टीम के जो सबसे बड़े खिलाड़ी थे वो थे जॉन लॉक। उनका एक बड़ा फेमस आइडिया था टैब्यूला रासा। मतलब जब हम पैदा होते हैं तो हमारा दिमाग एक खाली स्लेट, एक कोरे कागज जैसा होता है। जो कुछ भी हम सीखते हैं वो अपने अनुभवों से ही इस पर लिखते हैं। और इस एक आइडिया ने सच में साइकोलॉजी और एजुकेशन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो लड़ाई थी रीजन वर्सेस एक्सपीरियंस। लेकिन क्या सच इन दोनों के बीच में कहीं था? अब इसके बाद जो फिलोसोफर्स आए उन्होंने इन दोनों को मिलाने की कोशिश की। और हाँ, उन्होंने ये भी याद दिलाया कि भाई इंसान सिर्फ सोचता नहीं है, वो महसूस भी करता है। और इस खाई को भरने का काम किया एक बहुत ही ब्रिलियंट फिलोसोफर इमैनुअल कांट ने। उन्होंने कहा, अरे लड़ो मत, हमें दोनों की जरूरत है। हमारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस बाहर से डेटा इकट्ठा करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा दिमाग ही है जो उस डेटा को प्रोसेस करके उसे एक मीनिंग देता है। क्या खूब कहा उन्होंने, बिना एक्सपीरियंस के रीजन अंधा है और बिना रीजन के एक्सपीरियंस सिर्फ शोर है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कांट के बाद आया रोमांटिसिज्म का दौर और उन्होंने एक और सवाल खड़ा कर दिया, क्या लॉजिक ही सब कुछ है? उनका जवाब था, बिल्कुल नहीं। इमोशंस, इमेजिनेशन, आर्ट, नेचर से कनेक्शन, ये भी तो सच्चाई तक पहुंचने के रास्ते हैं। इंसान सिर्फ कोई सोचने वाली मशीन थोड़ी है, वो महसूस करता है, सपने देखता है। चलिए अब दिमागी दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये आइडियाज सिर्फ किताबों में बंद नहीं रहे, ये सड़कों पर उतरे और इन्होंने समाज, पॉलिटिक्स और साइंस में एक क्रांति, एक रेवोल्यूशन ला दिया। एक फिलोसोफर थे हेगल। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री असल में आइडियाज की एक लड़ाई है। एक आइडिया आता है जिसे वो कहते हैं थीसिस, फिर उसका एक ऑपोजिट आइडिया आता है एंटीथीसिस, और जब ये दोनों टकराते हैं तो एक नया और बेहतर आइडिया जन्म लेता है सिंथेसिस। और इसी तरह समाज और इतिहास हमेशा आगे बढ़ता रहता है। और फिर आए कार्ल मार्क्स। उन्होंने कहा, बस बहुत हो गया दुनिया को समझना। फिलॉसफी का काम सिर्फ दुनिया को इंटरप्रेट करना नहीं है, बल्कि इसे बदलना है। उनका वो फेमस कोट है ना, दार्शनिकों ने अब तक केवल दुनिया की व्याख्या की है, लेकिन असली मुद्दा तो इसे बदलने का है। तो ये तीन थिंकर्स थे जिन्होंने हमारी सोच की नींव ही हिला दी। मार्क्स ने कहा कि सोसाइटी को पैसा और क्लास स्ट्रगल चलाता है। डार्विन ने दिखाया कि हम कोई स्पेशल क्रिएशन नहीं बल्कि इवोल्यूशन का हिस्सा हैं। और फ्रॉइड ने हमारे दिमाग के अंदर एक छुपी हुई दुनिया का दरवाजा खोल दिया, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो चुपचाप हमारे सारे फैसले ले रहा होता है। तो अब बाहर की दुनिया से फोकस हटाकर एक बार फिर अपने अंदर चलते हैं। बात करते हैं उन फिलॉसफीज की जो पर्सनल फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिंदगी के मतलब जैसे सवालों से डील करती हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी अस्तित्ववाद, इसका कोर आइडिया बहुत ही रैडिकल था। ये कहता है कि जिंदगी का कोई पहले से तय किया हुआ मतलब नहीं है, हमें बस इस दुनिया में फेंक दिया गया है और हम पूरी तरह से आजाद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपना पर्पस, अपनी पहचान, सब कुछ खुद बनाना है। मीनिंग ढूंढी नहीं जाती, बनाई जाती है। तो अब तक हमने जितने भी सवालों पर बात की है ना, वो सब हमें हमारी कहानी के एक बहुत बड़े सीक्रेट की तरफ ले जा रहे हैं। एक ऐसा ट्विस्ट जो शायद सोचने का पूरा नजरिया ही बदल दे। तो हमारी हीरोइन है सोफी। अपनी इस फिलोसॉफिकल जर्नी के आखिर में उसे एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जो उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती है। और ये सच्चाई उसे ठीक उसी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है जिससे हमने ये सफर शुरू किया था। क्या उसकी दुनिया सच में असली है? और खुलासा ये है कि सोफी असल में एक किताब का कैरेक्टर है। उसे एक पिता अपनी बेटी हिल्डे के लिए लिख रहा है। उसकी पूरी दुनिया, उसकी सोच, उसकी कॉन्शियसनेस, सब कुछ एक राइटर की इमेजिनेशन है। लेकिन कहानी का असली मैजिक तो अब शुरू होता है। ये जानने के बाद भी कि वो सिर्फ एक कल्पना है,
सोफी और उसके टीचर हार नहीं मानते। वो अपनी चेतना, अपनी सेल्फ अवेयरनेस का इस्तेमाल करके अपने राइटर की कहानी से आजाद होने की कोशिश करते हैं। और यहीं हम इस कहानी के सबसे जरूरी सबक पर आते हैं। जो इंसान सवाल पूछना बंद कर दे, वो जीते जी सोए हुए के बराबर है। शायद हमारी हकीकत कुछ भी हो, चाहे हम आजाद हों या किसी और की कहानी का हिस्सा, ये जो सवाल पूछने की हमारी काबिलियत है ना, यही हमें असल में जिंदा और फ्री बनाती है। तो अगला सवाल क्या होना चाहिए?